गुरुकुल के इस खास शो में आपका स्वागत है। खास मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर मेहमान आज जो मेरे साथ है वो बेहद खास है। आमतौर पर आप इक्विटी गुरुकुल में उन मेहमानों से मिलते हैं जिन्होंने 3-4 दशकों तक बाजार में रहकर लंबे समय में बहुत पैसा बनाया भी है और बनाने के गुर जानते भी हैं और वो आपको सिखाए भी। लेकिन आज हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान हैं जो न सिर्फ 25-30 साल तक बाजार में रहकर अच्छे लंबे समय के लिए बाजार को देख चुके हैं, लेकिन अगर आप उनसे ना 20-25 दिन या 20-25 हफ्तों का बाजार पूछेंगे तब भी वो उतने ही कॉन्फिडेंस से बताएंगे। आप चाहे इलिक्विड एमएनसी शेयर हों, बड़े लार्ज कैप शेयर हों, हजारों रुपए के दाम वाले शेयर हों, उनके बारे में पूछें या फिर 10-20 रुपए वाले स्मॉल और मिड कैप शेयरों के बारे में पूछें, उनकी पकड़ उतनी ही जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात, जब इक्विटी गुरुकुल आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स उनसे सबसे ज़्यादा अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि बस ये है वो गुरु जो हमारे लिए बने हैं। जी हाँ, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं संजीव भसीन साहब, IIFL सिक्योरिटीज से। भसीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और ये इक्विटी गुरुकुल, ये शो हमने शुरू इसीलिए किया है कि जो लोग बाजार में 25-30-40 साल बिता चुके हैं, जो कुछ सीखा है, ये आपकी एक तरह से CSR एक्टिविटी है सर। आपको वापस है ना देश को देना है। पहली चीज़ तो ये बताऊं कि ये आपकी 30 साल की जो यात्रा रही, इसमें सबसे बड़ी सीख बाजार से क्या मिली आपको? थैंक यू अनिल जी, आपने अपनी इस प्रोग्राम पे बुलाया और इतने आपके डिस्टिंग्विश गेस्ट्स हैं तो मैं उनके मुकाबले नहीं हूँ, लेकिन आपने सही कहा, हमारा मन और मस्तिष्क सब इन्वेस्टर के लिए है, रिटेल के लिए। तो देखिए 32 साल हो गए मुझे शेयर बाजार में और मैंने शुरुआत से ही शेयर बाजार करना था और कोई काम नहीं था। अच्छा, मैंने पहले ही सोच रखा था शेयर बाजार और आज भी वही है। तो ये इंटरेस्ट कैसे आया आपको शेयर बाजार? सो इट केम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड और मेरे फादर ग्रैंडफादर सबका उसी तरफ रुझान था एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू। मैं एकेडमिकली बहुत अच्छा था और मुझे नंबर्स की अच्छी थी और धीरे धीरे मैं इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के स्टॉक मार्केट में गया, जबकि वहाँ चिल्लाने का योग होता था, 12 से 2:30 ट्रेडिंग होती थी और वहाँ की जो नुआंसेस हैं वो सब सीखी और कई बारी अपने हाथ जलाए एज ए ट्रेडर या एज ए स्पेकुलेटर, जो आपको हर उम्र में आता है। तो नसीहत सबसे बड़ी ये है कि नेवर मिक्स योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। अच्छा। और ट्रेडर को हमेशा अपने आप को हेज करके चलना चाहिए, जो मैं कई बारी कहता हूँ। हमने काफी बारी उसमें गलती खाई है, इसलिए बाल सफेद हैं और लेकिन द मॉरल ऑफ द स्टोरी है, अगर आपको 30-35 साल की जर्नी करनी है तो यू ऑलवेज हैव टू बी इन द मार्केट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप, और बनने रहने के लिए आपको ये चेष्टा करनी है कि कभी आपको लीवरेज और बाकी जो मार्केट में ल्योर करने वाली चीज वो एक मॉडरेशन में हो। उस कारण से लॉन्गर टर्म वेल्थ जैसी कोई चीज नहीं है। अब ये प्लानिंग से नहीं होता अनिल जी, ये डिफॉल्ट से होता है। मैं उस पर आऊंगा, उससे पहले एक जो इंटरेस्टिंग चीज आपने कही, पहले अपने आप को पहचानिए। भसीन साहब कह रहे हैं आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग पोजीशन को इन्वेस्टमेंट में मत बदलिए, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टिंग पोजीशन में ट्रेड मत कीजिए। पहला गुरु मंत्र आपको ये मिला है। अब आप ये बोल रहे हैं कि जो दूसरी बात, डिफॉल्ट से पैसा बनता है, वो कैसे? डिफॉल्ट से इस कारण से कि अगर आप शेयर को लेके रखें और उसको रोज उस तरह से ट्रैक ना करें, अगर वो ब्लू चिप है और अपना मोमेंटम कर रहा है, आप में कन्विक्शन है, जैसे सबसे बड़े गुरु वॉरेन बफेट ने कहा यू बाय द बिजनेस। और अगर आपको प्रोस्पेक्ट लगते हैं, मैं शेयरली मार्केट कैप ट्रैक करता हूं और वो लगता है कि मार्केट कैप एक टाइम बहुत ग्रो करेगा, तो आप इंसेप्शन में कभी नहीं पकड़ सकेंगे। बट जब वो ग्रोथ पैटर्न पे आए, इफ यू स्टे इन द कोर्स देन ओनली यू विल। आपको पता है जनरली इन्वेस्टर क्या करते हैं, विनर्स को बेच देते हैं और लूजर्स को रखते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि उसमें से। तो जैसे मैंने कई बार आपके साथ टिप्पणी की है, हनीवेल की क्या स्टोरी थी या हैवेल्स की क्या स्टोरी थी, या कई ऐसे शेयर हैं जो हमने जिसमें निवेश किया और वो डिफॉल्ट से बनते रहे। मैं छोटा सा शेयर आपको बताता हूँ, जेके सीमेंट, जो आज जेके लक्ष्मी सीमेंट है, उसका नाम था स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स। अच्छा। और वो 8 रुपए का भाव था और कोई पूछने वाला नहीं था, इट वाज ऑन द हाउस। लेकिन स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स का उसके बाद अमेलगमेशन हो गया, पेपर कंपनी से वो सीमेंट में आ गया और वो 8 रुपए का शेयर करते करते अगर आपने 25 साल रखा है तो उसका आज 4 टाइम्स मैंने स्प्लिट होके उसका भाव 2,500 रुपए हो चुका है। क्या बात है। तो 8 रुपए वाला 2,500, 8 रुपए वाला 2,500। तो आप सोच सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट पेशेंस। डिफॉल्ट से जो ओनरशिप है वही है। 1000 कारण है मंदी के और नेगेटिविटी के, लेकिन एक ही कारण है पैसे बनाने का, ओनरशिप। और ओनरशिप का मतलब आपको साइकिल्स के गुजरना है, ये एक दिन का नहीं है, ये तो
30-30 साल लग जाते हैं वेल्थ क्रिएट करने के, और वो भी कई बारी आपको चेष्टा नहीं होती कि गलत है सही है, बट यू हैव टू बी इन द मार्केट। मतलब इन्वेस्टेड रहे, बाजार से बाहर निकल के तो खेल खत्म। सर अगर आप इंडिया की स्टोरी को यही समझते हैं, मैं आपको पहले भी कहा, जैसे आपने कल आपसे मजाक में कहा कि 1983 में अगर आप मारुति लेने जाते तो 63,000 रुपए आपको लग रही थी, और आप सोचते रहते 63,000 कहाँ से गो। आज आप 80,000 का आईफोन 1 मिनट में लेते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। करेक्ट। अब आप मार्केट कैप देखो आईफोन की कहाँ हो गई है, या वो 63,000 वाली मारुति। सो इस कारण से हम कई बारी वी ऑलवेज थिंक के घुसे ना घुसे, देयर इज नो सच थिंग एज टाइमिंग द मार्केट। इट इज जस्ट एनी टाइम जब आप एक मन बना लें कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास ओन करना है, किस प्रोपोर्शन में करना है डिपेंड्स ऑन योर एज प्रोफाइल, बट बीइंग देयर दैट इज द ओनली मंत्र। मैं ना आपसे इतने सालों से मैं आपको जानता हूँ, आपके हजारों इंटरव्यू मैंने कर डाले हैं। मुझे एक चीज जो हर बार मैं सोचता हूँ कि कभी मैं भसीन साहब से सीखूंगा, और आज मुझे मौका मिला तो मैं भी सीखना चाहता हूँ। सर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं आप इतना कि नहीं, मतलब गिरते हुए बाजार में जब 10,000 निफ्टी होगा तो सब बोलेंगे 8,000 हो जाएगा, 8,000 होगा तो सब 6,000 बोलेंगे, और 12,000 होगा तो सब 14,000 बोलेंगे, राइट? भीड़ तो यही करती है। 10,000 की निफ्टी में आप नहीं सोचते कि 8,000 या 9,000 हो जाएगा, आप 12,000 सोचते हो। ये कॉन्फिडेंस कब, कैसे और कहाँ से आता है? सो देखिए अनिल जी, पहली बात तो मैं कॉन्फिडेंट आदमी और पॉजिटिव आदमी हूँ। आपको पता है ये तो जिंदगी में भी उतार चढ़ाव है, और हम इसको किससे चेष्टा करते हैं? अपने मन से जी। मन और मस्तिष्क। तो मन और चंद्रमा और मस्तिष्क और माँ, ये हमारी सांस है। अगर आप किसी भी दिन शेयर बाजार से धोखा खा गए या मंदे हो या निराश है, आपकी मदर सबसे पहले जान जाएगी। ये मेरे को उन्होंने बहुत पहले कहा था कि बेटा वही करना है जो जिससे मन में चिंता ना आए, और उनके कारण से कि उनको ना चिंता है, मैं पॉजिटिव रहता हूँ कि इस शेयर बाजार में रहना है तो उनके आशीर्वाद से और पॉजिटिव ही रहना है, चाहे लोगों का वेल्थ क्रिएट करे। अपने लिए तो आप जो कर लिए, देखिए आई एम एट एन एज जहाँ मुझे उसकी भगवान की मेहर, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे तजुर्बे से लोग सीखे और समझे कि मंदी का कारण अगर आता है तो वो आपके लिए लेने का अपॉर्चुनिटी है। साथ में यू नो एज अ बेंट ऑफ माइंड वी आर ऑलवेज पॉजिटिव। इंडिया की डेमोग्राफिक्स पे आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते, बिकॉज डिस्पाइट सो मेनी इम्पॉन्डरेबल्स, आप देखिए कहाँ है बाजार। 2 साल पहले जो आपको दिख नहीं रहा था वो आज आपके सामने रियलिटी है, और अब वो ग्रीन शूट एंड सो ऑन। सो देयर इज नो फाइन टाइम, यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑन द मार्केट। फियर इज ऑलवेज अ गुड टाइम टू बाय। लेकिन फियर होता है तब इस तरह का डर होता है कि आज नहीं लेकर कल लिया तो सस्ता मिलेगा, और ज्यादातर वक्त लोग जो इंतजार करते हैं वो सही भी पड़ते हैं कि हर दूसरे दिन भाव गिरते हुए नजर आते हैं। जो पैनिक वाली सिचुएशन होती है, क्या उस समय हिम्मत की जा सकती है? करें तो कैसे करें? बहुत अच्छी बात कही। आप देखिए सैटरडे को क्या हुआ था, एक एकदम हॉरर शो हुआ था कि डाउ वीक था, LTCG नहीं आया और मार्केट क्रैश कर गई। अब अगर आप सोचते कि ये 11,500 600 जो भी है उसके बाद ये, तो आपने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। 3 दिन में रिबाउंड आ गया। उसी तरह से मैं कहता हूँ फियर कम्स बिकॉज ऑफ अ इवेंट, और उस इवेंट में भाव आपको साथ मिलते हैं। नहीं तो क्यों आपको रिलायंस सस्ता मिलेगा? कोई ना कोई कारण होएगा, लेकिन दैट कारण इज टेम्पररी। प्राइसेस आर फॉलिंग बिकॉज ऑफ अ फियर फैक्टर या सप्लाई एंड डिमांड, और किसी को फियर को आपको लेना चेष्टा करनी चाहिए, तभी आप कमाएंगे। तो देर इज नेवर अ फाइन टाइम ऑफ बाइंग और सेलिंग। और अनिल जी, मैं इन 30 साल में गुजर चुका हूं इस तरह के, मैंने 3 तो सर्किट्स देख चुका हूं, तो मुझे पता है कि क्या फियर है और क्या ग्रीड है, और इस कारण से हम बाजार को थोड़ा बेटर एनालाइज कर सकते हैं या एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो आपके लिए एक और बड़ा लेसन ये कि आपको 30 साल मार्केट में बिताकर सीखने की जरूरत नहीं, 3 सर्किट देखकर सीखने की जरूरत नहीं, भसीन साहब के अनुभव से सीखिए। भसीन साहब, एक और सवाल मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप है ना कभी स्टॉक्स पर बात करने से परहेज नहीं करते। आमतौर पर बाजार के जितने बड़े गुरु के हम स्टॉक्स पे बात नहीं करेंगे, राइटली सो, उनके अपने कंप्लायंस इशू होते हैं, आपके भी होते होंगे, लेकिन आप दिल से बोलते हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने स्टॉक रिकमेंड किया, स्टॉक 30, 40, 50% नीचे हो जाता है, हुआ ऐसा कभी? अरे बहुत बारी होता है हमारी रोज रात को नींद आती है, क्योंकि 1000 विनर्स नहीं याद रखते, वो 10 गंदे शेयर। Exactly. और वो है सर, हम अपने आप को वी आर वेरी हम्बली सेइंग वी आर रॉन्ग, लेकिन दैट इज अ मार्केट। तो अब मैं वही जानना चाहता हूँ, अगर 30-40% कोई गिर गया स्टॉक, वो हो सकता है, बड़ी बात नहीं, तब आप उस स्टॉक के बारे में क्या करते हैं? अगर 70-80% गिर गया तो आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आमतौर पर हमारे जितने रिटेल इन्वेस्टर्स वो ये गलती करते हैं, या गलती करें या जो भी समझ लें कि लेकर बैठे हैं, ठीक है 100 में लिया था, अब 80 में क्या बेचूं,
60 आ गया तो बिल्कुल ही नहीं बेचूंगा, 20 में तो फिर बिकता ही नहीं है। तो ये जो है ना खराब शेयर को या गिरते हुए शेयर को रख लेने की जो आदत है, इससे कैसे छुटकारा पाए? बहुत अच्छी बात, और ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। पहली बात, नेवर एवरेज अ लूजिंग स्टॉक। ओके। पहली बात, यू आर पुटिंग इन गुड मनी आफ्टर बैड। ये मैंने प्रिंसिपल सीख लिया। मैं अच्छा, कभी अपनी लॉस, चाहे आपको कंपनी कितनी पसंद आ रही हो, बिल्कुल, अगर उसका भाव मेरे को फॉलिंग नाइफ दिखे और मुझे दिखता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्यों घट रहा है, तो मेरी पहली, इसका अच्छा, मतलब समझ नहीं आ रहा तो करेक्ट। अगर मुझे पता है कि जेन्युइन है, ब्लू चिप है और कोई कारण से गिर रहा है, तो आई विल डेफिनेटली। बट इफ आई एम ऑन द रॉन्ग फुट और मेरा ईगो मुझे बेचने नहीं देता, देखो आई एम ऑल्सो, मेरे पे भी इमोशन, लेकिन अगर मेरा ईगो मुझे बेचने नहीं दे रहा, मैं और खरीदने की चेष्टा नहीं करता। इस कारण से अनिल जी, मैं कहता हूं सबसे अच्छी चीज जो आज हमारे यहाँ एक रेवोल्यूशन आ गया, वो सिप और म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आर अनइमोशनल बिकॉज दे आर मैनेजिंग योर मनी, और वो लॉस काटना जानते हैं। उनको इमोशन नहीं है क्योंकि उनको आपका परफॉर्मेंस देना है। वो चीज बेच सकते हैं, आप और मैं नहीं बेच सकते। इस कारण से द म्यूचुअल फंड रूट और द सिप रूट इज द बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फॉर द पैसिव इन्वेस्टर। नहीं, लेकिन सर उसमें एक दिक्कत है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, सिप में पैसा लगाएं, 5-15 साल के लिए भूल जाएं, पैसा तो बनता है। ये तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आप मतलब बहुत घटिया से घटिया इन्वेस्टर हैं तब भी बना लेंगे, लेकिन है ना उसमें एक तो 2 प्रॉब्लम है। एक तो मजा नहीं आता मार्केट में खेलने का, और दूसरा ये कि जो पैसा स्टॉक में डाल के कई कई गुना हो सकता है। म्यूचुअल फंड में एवरेज रिटर्न्स मिलेंगे, एवरेज से बेहतर रिटर्न मिलेंगे। तो जिनको बहुत ज्यादा पैसे बनाने हैं और जिनको ये लगता है कि मुझे भी तो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि देखिए मैंने खरीदा है, मैंने स्टॉक ढूंढा है, मैंने इसमें बना है, तो ये जो दो इमोशंस है, इनको कैसे कंट्रोल करना है? तो वो इमोशंस तो प्योर एंड सिंपल है। उसके लिए आपको अपनी बैलेंस शीट ठीक पढ़नी है, आपने अपना रोड चेक्स करने हैं, सी व्हाट द प्रोडक्ट। उसके लिए आपको मैं सिंपली बताऊं अनिल जी, मैंने अगर कोई मल्टी बैगर बनाया है, इट हैज बीन फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, कोई बैलेंस शीट पढ़ के नहीं बनाया। तो उदाहरण के लिए, अगर आपने पेज इंडस्ट्री 750 रुपए पे मैं था जब मैं डॉइचे बैंक में, और प्लेसमेंट हुई, यही एनालिसिस कर दे कि जॉकी एज अ ब्रांड कितना उसका ब्रांड वैल्यू होएगा। और आज की डेट में आप अपने बच्चों को जानते हैं, उनकी जो स्पेंडिंग पैटर्न्स है पर्सनल कंजम्पशन पे आर मच अबव जो आप कभी और मैं कभी कर सकते थे। तो वो बताता है कि जो ब्रांड एक वायबल है या दिखती है, उसके अगेंस्ट तो कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे ही आपको मैंने बोला कि सनसिल्क शैम्पू लेडीज 10-20 रुपए बढ़ने के लिए अपना चेंज नहीं करेंगे, पर्सनल कंजम्पशन है। तो कभी कभी आप कॉमन सेंस से बहुत पैसा कमा सकते हैं। सिमिलर इज द केस ऑफ मारुति, जो हर घर की चाहत थी 1985-90, और जब उसका इशू आया 2003-4 में, सरकार ने 125 रुपए अपना शेयर बेचा। लेकिन जो जिसको ओन करना था वो शेयर, उसने वहां से 10,000 रुपए तक की जर्नी देखी। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं। सो एक्चुअली यू आर राइट। अगर आप अपना रिसर्च करें और अपने डे टू डे यूजेज में देखें, क्या इंडिया की सबसे बड़ी पॉजिटिव क्या है, हमारी डेमोग्राफिक्स। एक तरफ से हमारे लिए प्रॉब्लम भी है पॉपुलेशन, एक तरफ से हमारे पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमें 125 करोड़ कंज्यूमर है सर। एग्जैक्टली, और 125 में से अब तो और होने वाले हैं जो आपके CA और RA। सो आई थिंक हाँ, ऑफिशियली इतने आदमी और अगर आ गए आके तो आपके बैंक अकाउंट और कंजम्पशन बिजनेस देखो ऑफिशियली कितना लेजिटिमेट हो जाएगा। एंड सो आई थिंक द कॉमन सेंस विल ऑलवेज मेक मनी फॉर द एंड इन्वेस्टर। बेचना कब है? खरीदने की राय देने वाले बहुत मिल जाएंगे, चाहे वो मीडिया चैनल्स पर मिले, अखबारों में मिले, ब्रोकरेज हाउस में मिले, फंड्स में मिले। बेचने की तो कोई बताता नहीं, तो आप कब बेचते हैं? वेरी गुड पॉइंट। तो मैंने अपना जब इनिशियल कैपिटल था वो कम था, और पैसा तो मल्टीप्लाई होता नहीं, तो मैंने क्या सीखा कि जितना मेरा कैपिटल, अगर मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गए, मैंने अपनी असली लागत निकाल ली, और जो मेरा इनिशियल कैपिटल बना उसको एज स्टॉक ही रहने दिया, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मल्टीप्लाई। सो द मनी इज लिमिटेड। उसको मैंने कितनी फास्ट रोटेट किया या वगैरह, प्रॉफिट्स को मैंने कभी लिक्विडेट नहीं किया, लेट इट रिमेन इन द शेप ऑफ स्टॉक, और वो टचवुड काफी ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते गए। ऐसे आपको मैंने उदाहरण दिया हनीवेल का या हेवल्स का, या कोई भी ऐसे जो बहुत बड़े मल्टीबैगर्स बने। टेक आउट योर इनिशियल कैपिटल फ्रॉम योर रिटर्न्स एंड लेट द रिटर्न स्टे एज स्टॉक। अच्छा सर, आपने कहा कि मैंने शुरू से सोचा था स्टॉक मार्केट में आऊंगा, राइट? आपका फैमिली बैकग्राउंड भी था और आपका इंटरेस्ट भी रहा। तो आपका इंटरेस्ट एक तो फैमिली बैकग्राउंड अपनी जगह हो गया कि चलो मेरे लिए सेट बिजनेस है, फादर भी यही कर रहे हैं, ग्रैंडफादर भी यही कर रहे हैं, तो मेरे लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे DNA में भी मिल गया उनसे। लेकिन दूसरा कहीं ये था कि ये ऐसा बिजनेस है जहाँ अच्छा पैसा बनाया जा सकता है।
ये तो दिमाग में रहा होगा। देखिए बिल्कुल उस समय शेयर बाजार में जब आप ब्रोकरेज करते थे तो ब्रोकरेजेस वर अपसर्ट 5% आप ब्रोकरेज चार्ज कर सकते थे, आपको भी पता है रिंग के जमाने में। एग्जैक्टली और उस समय आपको दिखा नहीं कि और कोई बिजनेस ऐसा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। हाँ। तो इट वाज अ लिमिटेड तो फील्ड। अब यहाँ पे मेरा सवाल यही है, जो देखिए आज में सारे सवाल है ना जो हमारे इन्वेस्ट दर्शकों के मन में है वही पूछा कि भसीन साहब आज हमारे साथ में, तो जो वो सोचते हैं वो पूछा। अब हर आदमी जो स्टॉक मार्केट में आता है मैक्सिमम कोई 2-5% छोड़ दें, वो ये सोचता है कि देखिए ये ऐसी जगह है जहाँ मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पैसा लगाऊंगा ज़्यादा पैसा बन जाएगा दूसरों के मुकाबले में। ये बेसिक सोच है, थॉट प्रोसेस यही है। अब उसके लिए फिर क्या करते हैं कि जैसा आपने भी बोला कि आप पैसा तो लिमिटेड है, इन्वेस्टमेंट करके कितना कर लेंगे, तो क्यों ना ट्रेडिंग कर ली जाए। थोड़ा एक काम करता हूँ, पहले ट्रेडिंग करके लिए थोड़ा अच्छी कैपिटल बना लेता हूँ, थोड़ा पैसा बना लेता हूँ, फिर इन्वेस्टर बन जाऊंगा। ये सोच सही है या गलत? देखो अगर आप ट्रेडर हो और सारे नुआंसेस समझते हो और धंधे की तरह कर रहे हो तो इससे अच्छा बिजनेस नहीं, 9:15 से 3:30। हाँ। लेकिन अनिल जी ये एक मिथ है कि ये इजी बिजनेस है। आप बताइए सुबह आपको क्या तैयारी करनी पड़ती है। मैं रोज सुबह 6:30 बजे मार्केट मंत्रा लिखता हूँ, सोने का भाव, ऑयल, बॉन्ड यील्ड, गोल्ड, मैक्रो माइक्रो, डोनाल्ड ट्रंप किस तरफ से उठ रहे हैं ये मेरे को देखना पड़ता है, और उसके साथ एक मार्केट की एनालिसिस करनी है, स्टॉक रख। सो इट्स अ वेरी टीडियस जॉब और आपको Easy ये नहीं है। इट्स नॉट इजी। सिमिलरली ट्रेडिंग इज नॉट इजी अगर आप 3 उसके नुआंसेस रखो, मार्क टू मार्केट, वैल्यू एट रिस्क एंड हेज। ये तीनों को अगर आप कंट्रोल कर सको कि आपका हेज क्या है, वापस बताएं तीनों चीज। मार्क टू मार्केट मतलब आपका लॉस कितना आ रहा है वो आपका लिमिट अगर आप वो कंट्रोल कर ले, क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव्स में रोज सेटलमेंट होती है। Right. और अगर आपका मार्क टू मार्केट ज्यादा हो गया फिर आप वापस नहीं आ सकते। तो मार्क टू मार्केट को कंट्रोल करना अहम बात है। नंबर 1 वैल्यू एट रिस्क। एक कॉन्ट्रैक्ट 5 से 7 लाख का है, अगर मैं 50,000 कमा सकता हूँ तो 50,000 गवा सकता हूँ, उसको कैसे कंट्रोल कर। और थर्ड हेज, अगर मेरे पास लॉन्ग है 10 लाख के तो मेरे पे शॉर्ट है या नहीं है, क्योंकि कल को रात को क्या होता है मुझे नहीं पता, उसको मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ या नहीं। अच्छा आप शॉर्ट भी करते हैं? बिल्कुल मार्केट में जब मौके मिलते हैं हेज करने के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लास्ट नहीं करोगे। द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट विल ऑलवेज सी योर स्टॉप लॉसेस आर। आज नई बात मुझे आपके बारे में पता चली कि हेजिंग के लिए भले ऐसे शॉर्ट ना करते हो लेकिन हेजिंग के लिए आपको हेज करना है अनिल जी, नहीं तो आप कभी कमा के रख सके नहीं। आपका एक तरफ से मार्केट नहीं चलती, दोनों तरफ मार्केट में। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि ट्रेडिंग करके थोड़ी कैपिटल बना ली जाए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, या फिर एक बार अगर ट्रेडिंग करके थोड़ी कैपिटल, पहली बात तो ज्यादा लोगों की बनती नहीं, उल्टा जाने के चांस ज्यादा है, और अगर बन गई तो फिर वो लालच जाएगा नहीं, फिर सोचे कि फिर क्यों अब इन्वेस्टमेंट करूं, ट्रेडिंग ही करते रहूं, यहाँ पैसा बन रहा है। बिल्कुल, तो वो एक देखिए एक एड्रेनलिन रश है। जब आपको वो दिखता है शेयर बाजार उतराव चढ़ाव, वो आपके सिस्टम में आ जाता है। हाँ। अगर आप वो टॉलरेट कर सकते हो, आपकी हेल्थ को हानि नहीं है, साथ में आप में डिसिप्लिन है, क्योंकि आपको पता है पैसा लिमिटेड है और आप हमेशा डाउट करोगे, लेकिन जब आपके स्टॉप लॉस या आपकी जेब कम हो गई तो आपको पता है कि यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। तो यू मस्ट बी, आपकी जो आपकी तृष्णा है वो एक तरह से इट शुड बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड यू मस्ट बी अवेयर द मार्केट कैन बी वेरी क्रूअल। तो द ट्रेडर हैज टू बी अवेयर, और साथ में मार्केट साइकोलॉजी समझनी चाहिए। डोंट कैच फॉलिंग नाइफ, सेल वीकनेस, बाय स्ट्रेंथ, ये ओल्ड एडेजेस हैं। आप उसको फॉलो कर सकते हैं तो मुश्किल है। 50 वाला जेपी जब 40, 30, 20 हुआ, सबने लेने की चेष्टा की, जिसने बेच दिया, जिसको मंदी करनी आती है वो ट्रेडर है। जो सिर्फ तेजी करे वो ट्रेडर लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक तरफ का बाजार नहीं चलता। जब वीकनेस है उसको पहले बेचना है। तो जैसे मैंने कहा, इट हैज टू बी विद योर टेम्परमेंट, विद योर कन्विक्शन एंड विद योर डिसिप्लिन। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, कोई शेयर भसीन साहब के पोर्टफोलियो में आएगा, खरीदा जाएगा, ये कब और कैसे होता है? भसीन साहब किसी शेयर को कब खरीदते हैं? वो खरीदने के पहले क्या देखते हैं? तो देखिए पहली बात तो ये है कि एज एन एनालिस्ट या एज ए एडवाइजर जो हम करते हैं, मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में ट्रेड नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। जो मेरे पे पुराने पोर्टफोलियो वो इन्वेस्टमेंट है। और आज जो हम इन्वेस्टमेंट की चेष्टा करते हैं वो एक मार्केट की डायनामिक्स के साथ है। अब आपने देखा ही है 2 साल से मार्केट हैज बीन वेरी वेरी अनकाइंड टू मिड कैप्स, और अगर आपने 2017 से मिड कैप लिए हैं तो आपके लिए तो 12,000 का लेवल इज डिसेप्टिव, मतलब ही नहीं आपको।
तो हम यही चेष्टा कर रहे हैं कि अब मार्केट बदलने वाली है। ट्रेंड हमारे हिसाब से सेकेंड हाफ ऑफ 2020 कैन बी वेरी गुड। इस कारण से वी आर सीइंग सेक्टर स्टॉक्स जहां पे मिड कैप में एक्सट्रीम वैल्यू है और जहां हमें मैनेजमेंट्स और उनके बिजनेस प्रोफाइल पे बहुत भरोसा है। सो वी आर लुकिंग फॉर दोज एज अ ट्रेंड जिसको हम आउटलाइट कर रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली पोर्टफोलियो बनाया था दैट इज आउट परफॉर्म द निफ्टी, इट हैज आउट परफॉर्म द मिड कैप। नहीं सर, एक तरीका तो ये है कि जैसे आपने पोर्टफोलियो बनाया है और आपने देखा कि भाई ये 10, 20, 25 स्टॉक ऐसे हैं लाइफ टाइम हाई में इतना गए थे, अपने अच्छे समय में इतना बढ़े हैं, अब 40%, 50%, 60% नीचे मिल रहे हैं, मैनेजमेंट ठीक है, कंपनी ठीक है, बैलेंस शीट ठीक है, ले लें। एक तो वो तरीका जो आप बता रहे हैं कि भाई उसका पोर्टफोलियो बनाए। दूसरा, पहली बार जब कोई शेयर आप खरीद रहे हैं वो क्या सोच कर लेते हैं, उस शेयर में क्या क्या, उस कंपनी में क्या क्या देखते हैं? नहीं तो उसी से मैंने आपको बताया कि हैवल्स में मैं यूटीआई के लिए ब्रोकिंग करता था और बॉम्बे में था 99 और जीआईसी म्यूचुअल फंड के बाद हैवल्स का बहुत बड़ा लॉट था। उन्होंने कहा संजीव दिल्ली की कंपनियां इसको बेच के बताइए, बेच दीजिए। 15 रुपए का भाव था। मैं मिल के आया मिस्टर कीमत राय गुप्ता जो अंडर हिल रोड में रहते हैं, जो 2-2 हजार गज के प्लॉट हैं, अगर आप कभी आप जाए यूनिवर्सिटी। और उन्होंने, उनकी बिजनेस का प्रोफाइल वाज वंडरफुल, बट वो एक बहुत टाइट फिस्टेड आदमी थे, खर्चा नहीं करते, मार्केटिंग नहीं थी, लोगों को पता नहीं। उससे उनके लड़के को मिला जो यंग था और उन्होंने अपनी विजन बताई, तो वहां से मुझे हैवल्स पे बहुत बुलिश होना। मैंने कहा इलेक्ट्रिकल्स में इस जैसी मार्केट में इनका तो नाम ही नहीं पता और इनका मार्केट शेयर देखो कितना है। सो अंडरलाइंग एसेट, बिजनेस प्रोफाइल एंड मार्केट कैप, ये तीनों चीजें आपको बताएंगी। वहां से हैवल्स की मार्केट कैप 100 करोड़ भी नहीं थी और आज 40,000 करोड़ हो गई इन द लास्ट 22 ईयर्स। तो आप सोच सकते हैं पोटेंशियल कितना है। अगर आपको इनिशियली एक अंडर वैल्यूड मार्केट कैप के ऊपर जो स्टॉक मिल जाए जहां बिजनेस प्रोफाइल इज ट्रेमेंडस, इट इज जस्ट, इट्स लाइक अ जूल इन द क्राउन। ऐसी और कोई एक आध स्टोरी ऐसी वसीम साहब जो बताना चाहे, क्योंकि जनरली ना दर्शक उससे ज्यादा रिलेट करते हैं कि आपने कोई और ऐसा मल्टी बैगर शेयर जो कई गुना हो गया, वो कब कैसे खरीदार, किस तरह से आप उसमें बने रहे? तो आपको हनीवेल के बारे में मैंने बताया ही है। मेरे एक अंकल थे जो उस समय टाटा स्टील के लिए इंजीनियरिंग करते थे और उन्होंने कहा टाटा हनीवेल, उन्होंने मेरे को बेसिक समझाया कि हनीवेल कितना ग्लोबल पेयर है। टाटा हनीवेल इज अ 51-49 बिटवीन, टाटा के पास 51 था और एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था। तो वो उस समय 51 रुपए का था, लेकिन मैंने पोटेंशियल देखा डिजिटलाइजेशन का इंडिया में और कुछ ऐसा सोच नहीं थी। उसके बाद उसका भाव मेरे पे 5 पे 3 राइट आया और 1650 शेयर हुए। 10 साल में अनिल जी उसका भाव 750 हो गया, जिसके मैंने जमीन की, और आज उसका भाव 34,000 रुपए है। तो आप सोच सकते हैं, और अभी भी मैं कहता हूं दुगना हो जाएगा, क्योंकि हनीवेल इज अ डाउ कंपोनेंट, इट इज इन द टॉप 100 मोस्ट फेवर्ड कंपनीज। और आप देख ही रहे हैं आपका एक्सपेंशन डिजिटलाइजेशन का कैसे है। अच्छा, आपसे मेरा कंफर्ट बहुत है, इसलिए मैं आपसे कुछ भी और खुल के पूछ भी सकता हूँ। कोई ऐसा एक आध एक्सीडेंट, ऐसा स्टॉक जो आपको लगा कि मैंने ये सोच के खरीदा था और बहुत खराब हो गया, और उससे आपने जो सीखा हो? मेरा आइडिया स्टॉक जानने से ज्यादा आपने क्या सीखा वो जानने में। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए एनबीसीसी मैंने शुरू में जब पकड़ा था तो वो बहुत मल्टी बैगर बना जी, लेकिन हमने परसिस्ट किया। आई एम नॉट सोल्ड दैट। एनबीसीसी जो मैंने लिया 200 रुपए में, उसके बाद इट वेंट अप 5 टाइम्स और आज भी वो लेकिन लास्ट 2 साल में गवर्नमेंट मशीनरी के स्लो डाउन से, चेंज ऑफ मैनेजमेंट्स, इवन दो द अंडरलाइंग बिजनेस इज गुड, कुछ अटकलियां लगी सुप्रीम कोर्ट, इट इज सीइंग अ ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस। आई ओन द स्टॉक, इट इज इन आवर पोर्टफोलियोज, बट our moral is high that in the next 2 years this could be a huge turnaround because underlying assets चल रहे हैं। ऐसी कोई गवर्नमेंट मशीनरी नहीं जहां वो नहीं कर रहा काम और डेट फ्री है, बट एक मैनेजमेंट। सो ये अंडरलाइंग भी आ गया कि सरकार के साथ आप लड़ नहीं सकते। जब सरकारी कंपनीज में कोई वली वारिस नहीं है तो ऐसा हाल हो सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, हाउएवर द वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन। बिल्कुल। तो वसीम साहब, वाकई में ऐसा पता नहीं चला कि ये शो कब खत्म होने आया, और आपके इतने 35 सालों के अनुभव से मुझे और हमारे दर्शकों को आज बहुत फायदा हुआ होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इक्विटी गुरुकुल में हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो सुना आपने वसीम साहब को पूरे अपने रियल लाइफ अनुभवों के साथ में किस तरह से आप भी अपना एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना सकते हैं। क्वालिटी के साथ रहें, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं और निश्चिंत रहें। इक्विटी गुरुकुल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आइए अब सुन लेते हैं कि निवेशकों को निवेश करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन से बचना चाहिए। क्या करें? सेबी या एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही सौदे करें। रजिस्ट्रेशन के लिए दिए कागजातों की फोटोकॉपी जरूर लें। ब्रोकर एजेंट को साफ साफ निर्देश देने से न कतराएं। क्या नहीं करें? जो ब्रोकर
रजिस्टर्ड नहीं हो उनके साथ सौदा न करें। शर्तें और नियम जानने के बाद ही कागजात जमा करें। अफवाहों और टिप्स के आधार पर ट्रेडिंग ना करें।